Good morning students. In today's lecture we will see new article related to the topic AC circuits. अब ये AC सर्किट हमारा टॉपिक का नेम है. AC सर्किट्स का मतलब क्या होता है? इन एनी सर्किट डायग्राम अगर हम सोर्स ऑफ EMF AC कनेक्ट करते हैं, मतलब AC सोर्स ऑफ EMF अगर सर्किट डायग्राम के अंदर अगर हम कनेक्ट करते हैं, ओके, तो दैट सर्किट इज़ नोन एज AC सर्किट. जैसे देखिए DC सर्किट आपने देखा होगा, है ना, अभी तक, जिसमें हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव वर्टिकल लाइन, नेगेटिव वर्टिकल लाइन. सो दैट इज सेल विच गिव्स डायरेक्ट करंट. So that current withdraw from the cell or battery is steady current. So this is DC source and that circuit diagram is known as DC circuits. Now अगर हम DC source के बजाय यहाँ पर source of EMF AC source लगाते हैं तो that circuit diagram is known as AC circuit. जैसे यहाँ पर simple circuit diagram देखिए, simple AC circuit with resistor. Only resistor is connected across AC source. तो ये है ना सिंबल यहाँ पर AC सोर्स का. दिस इज AC सोर्स, मतलब अल्टरनेटिंग करंट, है ना, अल्टरनेटिंग EMF सोर्स होता है. सो इट प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग EMF एंड करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिंग करंट. ओके, सो इफ सच टाइप ऑफ AC सोर्स, मतलब सोर्स ऑफ EMF क्या होगा यहाँ पर, अल्टरनेटिंग होगा, है ना. तो ऐसा अगर सोर्स ऑफ EMF हम AC सोर्स कनेक्ट करते थे अक्रॉस एनी कंपोनेंट, जैसे यहाँ पर एक ही कंपोनेंट है, दैट इज रेजिस्टेंस R, जिसकी वैल्यू है रेजिस्टेंस R. सो दिस टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज AC सर्किट. अब AC सर्किट के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स है, सिंपल AC सर्किट्स एंड कॉम्प्लिकेटेड AC सर्किट्स. ओके, तो सिंपल AC सर्किट का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही कंपोनेंट कनेक्टेड हो. जैसे यहाँ पर एक ही कंपोनेंट है रेजिस्टेंस एंड अक्रॉस विच वी कनेक्ट AC सोर्स. सो अगर किसी AC सर्किट के अंदर हम एक ही कंपोनेंट कनेक्ट करते हैं तो दैट्स AC सर्किट इज नोन एज सिंपल AC सर्किट. ठीक है, तो यहाँ पर हम तीन तरह के AC सर्किट्स देखने वाले स्टूडेंट. नंबर 1, जैसे यहाँ पर लिखा है सिंपल AC सर्किट विथ रजिस्टर्स. ओके, उसके बाद सिंपल AC सर्किट विथ इंडक्टर, मतलब कॉइल, स्प्रिंग टाइप कॉइल होती है ना, उसके अक्रॉस AC सोर्स हमें कनेक्ट करना है. और थर्ड, सिंपल AC सर्किट विथ कैपेसिटर. ओके, तो कैपेसिटर के अक्रॉस हम AC सोर्स यूज़ करने वाले. तो इंडिविजुअल एक एक कंपोनेंट अगर हम कनेक्ट करते हैं तो दैट इज़ नोन एज सिंपल AC सर्किट. ओके, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन. अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हम कनेक्ट करते हैं सीरीज या फिर पैरेलल, और उसके अक्रॉस AC सोर्स कनेक्ट करते हैं इस तरह से, तो अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो जाते हैं, 2, 3, ओके, तो दैट इज़ नोन एज कॉम्प्लिकेटेड AC सर्किट. तो चलिए पहले सिंपल AC सर्किट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, और हर एक के अंदर हम एवरेज पावर भी यहाँ पर डिटरमाइन करने वाले स्टूडेंट. जैसे यहाँ पर सिंपल AC सर्किट विथ रजिस्टर होने के बाद तुरंत एवरेज पावर इन सिंपल AC सर्किट विथ रजिस्टर, तो इसमें पावर कितना जनरेट होता है और यूटिलाइज होता है, ये हम यहाँ पर निकालने वाले स्टूडेंट. ओके, तो बहुत ही सिंपल आर्टिकल है. नाउ सिंपल AC सर्किट विथ रजिस्टर, तो यहाँ पर एक ही कंपोनेंट हमने कंसिडर किया है, दैट इज द रजिस्टर हुज रेजिस्टेंस वैल्यू इज R एंड अक्रॉस विच AC सोर्स इज कनेक्टेड. ओके, अब AC सोर्स से मतलब यहाँ पर जो जनरेट होने वाला EMF होगा वो कैसा होगा, अल्टरनेटिंग होगा. और अल्टरनेटिंग EMF या फिर इंस्टेंटेनियस EMF हमें पता है E होता है ना, यस, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये यहाँ पर अल्टरनेटिंग EMF इस सोर्स से जनरेट होगा एंड दैट पासिस और अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस. सो करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिंग करंट पासिस थ्रू रेजिस्टेंस. ओके, तो करंट कैसे निकालेंगे हम, वही ओम्स लॉ. देखिए I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R. तो यहाँ पर E की वैल्यू क्या होगी, E0 साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाय R, राइट. सो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2 where E0 and I0 are peak and maximum values of
EMF एंड करंट। ओके, तो ये पीक वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यू होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि E0/R को I0 रखा है, दैट मीन्स I0 इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय R। ओके, देयरफॉर R इज इक्वल टू E0/I0। So what is R? That is the ratio of peak or maximum value of EMF to the peak value of corresponding current passing through the resistance. Okay, तो ये ऑलरेडी हमने पता है, alternating EMF, alternating current, and E0 and I0 का मतलब peak और maximum values of EMF and current respectively. Okay, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 से क्या क्लियर होता है कि अल्टरनेटिंग EMF चेंजेस विथ साइन फंक्शन साइन ओमेगा टी, है ना। उसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट भी यहाँ पर साइन फंक्शन से चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो EMF अगर यहाँ पर साइन फंक्शन ऑफ ओमेगा टी है और I भी यहाँ पर साइन ओमेगा टी है यहाँ पर, तो इसका मतलब दोनों भी साइन की जो वैल्यूज़ होंगी उस तरह से चेंजिंग होगी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका हमने डिस्कस किया ऑलरेडी और यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस EMF और करस्पॉन्डिंग करंट ओके आर नोन एज साइनोसाइडल EMF एंड करंट रिस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पर EMF और अल्टरनेटिंग करंट करस्पॉन्डिंग ये अकॉर्डिंग टू द एंगल ओमेगा टी कैसे चेंज होता है, इसका एक टेबल तैयार करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर एक टेबल है, तो ओमेगा टी ये एंगल यहाँ पर। ओके, तो जैसे यहाँ पर एक देखिए कि एंगल क्या होता है, स्टार्टिंग 0, उसके बाद π/2, ओके, देन पाई, देन 3π/2, देन 2π, उसके बाद 5π/2 एट्सेट्रा, राइट। तो देखिए पहला एंगल यहाँ पर 0 लेते हैं हम, उसके बाद π/2, राइट दिस, उसके बाद पाई, देन 3π/2, देन 2π, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट होता है, 2π मतलब 360 डिग्री, उसके बाद 5π/2 और ये चलते रहेगा एज द कॉइल रोटेटेड कंटिन्यूसली इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये एंगल चेंज हो जाएगा कॉइल का, उस तरह से फिर अल्टरनेटिंग EMF और करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू भी चेंज होती थी विथ रिस्पेक्ट टू विच फंक्शन, साइन फंक्शन। तो चलिए यहाँ पर अल्टरनेटिंग EMF और अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग EMF के लिए वैल्यूज़ निकालने के लिए इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे हम। तो चलिए यहाँ पर E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अगर ओमेगा टी की वैल्यू हम 0 लेते हैं स्टूडेंट, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 0 इंटू E0 0 हो जाएगा ना यहाँ पर, राइट। अब नेक्स्ट एंगल है π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। अब ये वैल्यूज़ पता है ना आपको, साइन 0 0, साइन π/2 +1, साइन 180 0, साइन 270 डिग्री मतलब 3π/2 -1, और साइन 360 डिग्री मतलब 2π फिर से 0 होगी। तो वही वैल्यूज यहाँ पर यूज़ करनी है। तो साइन π/2 कितना होता है, 1 इंटू E0 दैट इज E0, मतलब +1 होती है ना वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू +1 होती है, इसलिए +E0। उसके बाद अगर पाई वैल्यू लेते हैं तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो अगेन 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब साइन 3π/2 मतलब 270 डिग्री, ओके, उसकी वैल्यू होती है -1, तो -1 इंटू E0 यहाँ पर होगा -E0 स्टूडेंट, राइट। फिर से साइन 2π की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, फिर से यहाँ पर +1, ओके, तो यहाँ पर +E0। उसी तरह से अब इंस्टेंटेनियस करंट या फिर अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एंगल हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए ओमेगा टी की वैल्यू 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, ओके, तो ये 0 हो जाएगा। फिर साइन π/2 की वैल्यू +1, तो ये +I0 हो जाएगा। उसके बाद 0 -I0 0 +I0, तो ये अल्टरनेटली करंट होता है, इसलिए दैट EMF और करस्पॉन्डिंग करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग EMF एंड अल्टरनेटिंग करंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये चलते रहेगा यहाँ पर 0 E0 0 -E0 0 E0 0 -E0 0 E0, इस तरह से। वैसे 0 I0 0 -I0 0 I0 0 -I0 एंड कंटिन्यूसली एंड सो ऑन। ओके, तो ये टेबल तैयार हो गया। अब अकॉर्डिंग टू टेबल यहाँ पर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। ओके, चलिए यहाँ पर
एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे हम, ओमेगा टी। ओमेगा टी का मतलब क्लियर है ना आपको, थीटा। ओमेगा टी का मतलब थीटा। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टी होता है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेटिंग कॉइल इन द जनरेटर। ओके, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम टी। ओके स्टूडेंट, तो एक्स एक्सिस पर हमने थीटा या टाइम लिया है यहाँ पर ओमेगा टी। तो वाई एक्सिस पर हमें क्या लेना है, ईएमएफ एंड करस्पॉन्डिंग करंट। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम ई जीरो, ओके, अबव द एक्सिस, और बिलो द एक्सिस माइनस ई जीरो। तो यहाँ पर वैल्यू लेते हैं हम, ये होगा ई जीरो प्लस, और यहाँ पर होगा ये माइनस ई जीरो। ठीक है स्टूडेंट, और आई जीरो प्लस और माइनस आई जीरो, तो यहाँ पर ये मार्क करते हैं प्लस आई जीरो, और यहाँ पर ये माइनस आई जीरो। स्टूडेंट क्लियर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ करस्पॉन्डिंग करंट इज ऑलवेज लेस देन करस्पॉन्डिंग ईएमएफ। देखिए यहाँ पर आई जीरो इज इक्वल टू ई जीरो। आई जीरो और ई जीरो की वैल्यू सेम कब होगी स्टूडेंट, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 होगी, है ना, ई जीरो अपॉन 1 दैट इज ई जीरो इज इक्वल टू आई जीरो। लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल 1 ओम नहीं होती है, उससे ज़्यादा ही होती है ना। अगर हम 10 ओम भी कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, तो आई जीरो की वैल्यू 0.1 टाइम्स ई जीरो आएगी, मतलब उससे कम ही होगी ना। अगर मिनिमम 10 ओम भी हम रेजिस्टेंस का कंसिडर करते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ द रोटेटिंग कॉइल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसलिए आई जीरो की वैल्यू देखिए, आई जीरो की वैल्यू ई जीरो से हमेशा कम ही होती है, इसलिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड का कम दिखा है। अब अकॉर्डिंग टू द टेबल हम यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए ई की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू और अल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ की वैल्यू, एंगल जीरो होता है तब क्या होगी, जीरो होगी, तो ये जीरो यहाँ पर मार्किंग होगा। पहले हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पाई बाय 2 के लिए प्लस ई जीरो, मतलब ये पाई बाय 2, तो प्लस ई जीरो मतलब यहाँ पर पॉइंट होगा स्टूडेंट, राइट। पाई के लिए फिर से जीरो वैल्यू। अब 3 पाई बाय 2 के लिए ई की वैल्यू माइनस ई जीरो, तो यहाँ पर बिलो द एक्सिस यहाँ पर मार्क करेंगे हम, है ना, ये माइनस जीरो यहाँ पर। देन 2 पाई के लिए जीरो, 5 पाई बाय 2 के लिए फिर से प्लस ई जीरो, मतलब यहाँ पर होगा मार्किंग। तो ये पॉइंट अगर हम ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट, इस तरह से देखिए, इस तरह से ये पॉइंट अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें यहाँ पर एक ग्राफ मिलता है इस तरह से। ओके, तो प्लस हाफ साइकिल माइनस हाफ साइकिल, तो ये प्लस माइनस, तो यहाँ पर 2 पाई मतलब 360 डिग्री है ना, तो एक रोटेशन कंप्लीट होता है उसका, तो ये कंप्लीट साइकिल है। उसी तरह से ये साइकिल रिपीटिंग रहती है यहाँ पर ना। ये ईएमएफ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसी तरह से हम अल्टरनेटिंग करंट का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो देखिए जीरो एंगल के लिए वैल्यू जीरो है, ओके, पाई बाय 2 के लिए प्लस आई जीरो, मतलब यहाँ पर पॉइंट होगा, फिर से जीरो, यहाँ पर माइनस आई जीरो है ना, 3 पाई बाय 2 के लिए कितना माइनस आई जीरो, तो यहाँ पर मार्किंग होगा ये माइनस आई जीरो, यहाँ पर फिर से जीरो है, फिर से प्लस आई जीरो है। तो ये ग्राफ हम डॉटेड लाइन से निकालते हैं, इस तरह से देखिए, इस तरह से एक ग्राफ आएगा स्टूडेंट। तो डॉटेड लाइन का जो ग्राफ होगा दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ग्राफ आ जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाउ अब और एक यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखिए कि जैसे हमें पता है कि ए और अल्टरनेटिंग करंट, ओके, दोनों की वैल्यू साइन फंक्शन है, मतलब साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट होगा यहाँ पर। तो दोनों का फंक्शन साइन है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम चेंज हो जाएगी। जैसे देखिए ईएमएफ की वैल्यू एंगल जीरो होता है तब ईएमएफ ई जीरो और आई जीरो दोनों की वैल्यू जीरो होगा ना। जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तब करंट भी यहाँ पर मैक्सिमम होगा। ईएमएफ जब जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा। ईएमएफ जब मिनिमम होगा मतलब माइनस ई जीरो होगा तब करंट भी यहाँ पर माइनस आई जीरो होता है ना। मतलब दोनों की वैल्यू सेम चेंज हो रही, साथ ही चेंज हो रही। जब ईएमएफ जीरो होता है तब करंट भी जीरो होगा। जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तब करंट भी करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम होता है। मतलब दोनों के बीच फेज डिफरेंस है क्या,
कुछ भी फेज डिफरेंस नहीं, दोनों एक साथ चेंज हो रहे, बोथ आर साइनोसाइडल। ओके, तो यहाँ पर इनके बीच फेज डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट। ओके, तो देयर इज नो फेज डिफरेंस, देयर इज नो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस ओके बिटवीन अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट। दोनों के बीच फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों साथ में वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो फेजर डायग्राम यहाँ पर देखिए, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम ओके। देखिए यहाँ पर हम स्टार्टिंग लेते हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ईएमएफ होगा स्टूडेंट। ओके, नाउ दिस अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज अक्रॉस विच हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, इट इज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, सो इट इज डिनोटेड बाय ई आर। चलिए यहाँ पर ये डायरेक्शन ई आर की है स्टूडेंट, ये डायरेक्शन ई आर की, तो वही डायरेक्शन किसकी होगी, यस आई की होगी ना, करंट की होगी, वही डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस करंट की होगी। अब ये आई मतलब इंस्टेंटेनियस से अल्टरनेटिंग करंट, जो वैल्यू चेंजिंग है देखिए, जीरो मैक्सिमम जीरो, मिनिमम जीरो, मैक्सिमम, इस तरह से। उसी तरह से ईएमएफ की भी वैल्यू उसी एंगल पर वही होती है जो करंट के लिए होती है, मतलब दोनों का चेंज यहाँ पर सेम होता है। सो देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करस्पॉन्डिंग करंट, तो दोनों इन सेम फेज है। तो देखिए यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अक्रॉस द रेजिस्टेंस, दैट्स वाई हियर वी राइट ई आर सफिक्स, अदरवाइज जनरली ई लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पर ही आर सफिक्स इसलिए कि अब हम इसके बाद इंडक्टर कैपेसिटर के लिए भी ईएमएफ की वैल्यू निकालने वाले हैं, तो वहाँ पर फिर इंडक्टर के लिए हम ई आई लिखने वाले हैं, कैपेसिटर के लिए ई सी सफिक्स लिखने वाले, इसलिए अक्रॉस द रेजिस्टेंस यहाँ पर आर लिखा है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये क्या होता है यहाँ पर, सपोज ब्लैक मार्कर पेन मतलब ईएमएफ का एरो होगा, ठीक है, और रेड मतलब करंट, तो करंट का मैग्नीट्यूड कम होता है ना, इस तरह से रखता हूँ मैं, ठीक है। तो जब कॉइल रोटेट होगी स्टूडेंट, देखिए जब कॉइल इस प्लेन में होगी मतलब एंगल जीरो होगा, तो ईएमएफ जीरो है, करंट भी जीरो है। ओके, जैसे कॉइल रोटेट होगी तो ईएमएफ 90 डिग्री रोटेट होने के बाद मैक्सिमम होगा ना, प्लस ई जीरो, तो करंट भी यहाँ पर क्या होता है, प्लस आई जीरो होता है। इसका मतलब जब कॉइल रोटेट होगी स्टूडेंट, उसी तरह से दोनों भी साथ में ही चेंज हो जाएंगे। जब ईएमएफ की वैल्यू जीरो होगी तो करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू भी जीरो होगी, ईएमएफ जब मैक्सिमम होगा करंट भी मैक्सिमम होगा। ओके, जीरो माइनस जीरो प्लस वन, तो दोनों साथ में जा रहे हैं ना, साथ में चेंज होते हैं ना, इसलिए फेजर डायग्राम में दोनों की डायरेक्शन सेम बताइए। ओके क्लियर। नो, अब उसके बाद देखिए कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने ईएमएफ अप्लाइड किया है सोर्स, तो यहाँ पर पावर कितना यूटिलाइज हुआ होगा ये हम यहाँ निकालते हैं, ठीक है। सो एवरेज पावर इन सिंपल एसी सर्किट विथ रजिस्टर, मतलब ये सिंपल एसी सर्किट है विथ रजिस्टर, तो यहाँ पर पावर निकालना है। ओके, तो एवरेज पावर देखिए, एवरेज पावर का सिंबल P और सफिक्स AV लिखेंगे हम। सो दिस इज एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ERMS इंटू IRMS, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, और ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करना है। ओके, तो इसके बाद याद रखें, अगर सिंपल एसी सर्किट विथ रजिस्टर से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल या एमसीक्यू आ जाता है, तो वहाँ पर पावर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है ERMS इंटू IRMS। ओके, अब ERMS का फॉर्मूला क्या होगा, E0/√2। ओके, उसी तरह से IRMS के लिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, I0/√2। अब तो ये पता है ना, हमने ये डिराइव भी किया था, प्रूव भी किया था, यस। अब E0 और I0 मतलब ये मैक्सिमम वैल्यूज और पीक वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। ओके, नो ERMS और IRMS मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, करस्पॉन्डिंग EMF एंड करस्पॉन्डिंग करंट RMS वैल्यूज। अब RMS वैल्यूज कैसे मेजर करते हैं, जैसे ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर बताता हूँ कि अगर DC सर्किट है, मतलब सेल या बैटरी हम कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर स्टेडी करंट होता है। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस भी स्टेडी होता है। तो
स्टेडी करंट और स्टेडी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो एमीटर और वोल्टमीटर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से बने होते हैं, राइट। दैट इज बेस्ड अपॉन विच इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एमीटर वोल्टमीटर आपको पता है। उसी तरह से ERMS वैल्यू किससे मेजर करते हैं हम? AC वोल्टमीटर से, और IRMS की वैल्यू AC एमीटर से। ओके, अब AC एमीटर और AC वोल्टमीटर आर द डिवाइसेस विच बेस्ड अपॉन विच इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो एमीटर वोल्टमीटर होता है दैट इज बेस्ड अपॉन विच इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर ये अलग डिवाइसेस होते हैं जहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो दैट्स वाई दे आर नोन एज AC एमीटर एंड AC वोल्टमीटर। तो AC एमीटर से हम क्या मेजर कर सकते हैं? IRMS की वैल्यू, ओके, और AC वोल्टमीटर से हम ERMS की वैल्यू मेजर करते हैं स्टूडेंट। तो ये याद रखिए आप। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हमें प्रूव करना है, ओके। तो देखिए यहाँ पर ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ओके। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर, जैसे देखिए यहाँ पर EMF है तो करस्पॉन्डिंग करंट भी होगा ना, तो इसकी वैल्यू इंक्रीजिंग है, इसकी वैल्यू भी इंक्रीजिंग है। तो इंस्टेंटेनियस करंट या इंस्टेंटेनियस EMF मतलब अल्टरनेटिंग EMF एंड अल्टरनेटिंग करंट, ओके। तो दैट इज वाई इट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू क्या होगी? P इज इक्वल टू E इंटू आई। ये फॉर्मूला है ना। देखिए जनरल फार्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू करंट। ये फार्मूला है ना जनरल। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा? पोटेंशियल मतलब अल्टरनेटिंग EMF और करस्पॉन्डिंग करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो ये पावर यहाँ पर होता है स्टूडेंट, राइट। अब पावर इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1 E0 साइन ओमेगा टी इंटू आई की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 I0 साइन ओमेगा टी, ओके। तो P इज इक्वल टू E0 I0, यहाँ पर साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर हो जाता है ना। एज टाइम चेंजेस और विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल, तो यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, यस। तो पावर देखिए यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो ओवर वन कंप्लीट साइकिल देखिए तो पावर क्या होगा? प्लस जितना होगा उसी तरह से माइनस होगा, इसलिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन लेते हैं, ओके, एवरेज पावर निकालने के लिए। तो देखिए एवरेज पावर देखिए स्टूडेंट, पावर यहाँ पर वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एवरेज पावर, ओके, ओवर वन कंप्लीट साइकिल मतलब एक कंप्लीट साइकिल। यहाँ पर देखिए जैसे EMF की वैल्यू बढ़ेगी करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू भी बढ़ती है, तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर पावर जो होगा वो वेरिंग है विथ रिस्पेक्ट टाइम। तो एवरेज पावर हम निकालते हैं ओवर वन कंप्लीट साइकिल। देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो अगर कॉइल का एक रोटेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट, तो वहाँ पर दैट टाइम इज नोन एज पीरियोडिक टाइम। यहाँ से यहाँ तक, ओके, तो ये टाइम क्या होगा? कैपिटल T, पीरियोडिक टाइम होता है। तो एवरेज पावर ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ओके। तो ये क्या होगा फिर? यहाँ पर एवरेज पावर इज इक्वल टू वर्क डन इन वन साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम, ओके, फॉर वन साइकिल। अब टाइम फॉर वन साइकिल मतलब द टाइम टेकन बाय द कॉइल टू कंप्लीट वन रोटेशन इज पीरियोडिक टाइम, तो दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T, ओके। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना होगा स्टूडेंट हमें, कहाँ से कहाँ तक? 0 to T तक, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट होने तक, या फिर 0 to 2 पाई, ओके। तो ये यहाँ पर, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम,
ओके तो वर्क डन, ये जनरल मैकेनिकल फॉर्मूला है ना, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, द रेट एट विच वर्क इज परफॉर्म नोन एज पावर। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट P इंटू टी। ओके तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। 0 to T मतलब ओवर वर्क कंप्लीट रोटेशन या वर्क कंप्लीट साइकिल। तो वर्क डन क्या होगा, P इंटू डी टी, ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पर T। टाइम मतलब क्या होता है, टू कंप्लीट वन साइकिल। ओके तो कैपिटल T होगा ना ये। तो चलिए इसको कंप्लीट करना है आप। एवरेज पावर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to T। अब P की वैल्यू देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, E0 I0 साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, ओके, इंटू डी टी होल डिवाइडेड बाय कैपिटल T। अब यहाँ पर E0 और I0 का मतलब क्लियर है ना हमें अब, कि पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग EMF एंड करंट। तो ये कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट है, तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकालते हैं। ओके तो एवरेज पावर इज इक्वल टू E0 I0 डिवाइडेड बाय T इंटू इंटीग्रेशन 0 to T, क्या बचता है यहाँ पर, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू डी टी। देखिए अगर साइन ओमेगा टी होता था तो हम उसका इंटीग्रेशन लिख सकते थे, है ना, क्या होता है इंटीग्रेशन उसका, माइनस कॉस ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वेयर, और जैसे हमें पता है कि एक दो लेक्चर पहले इस तरह की स्टेप हमने सॉल्व की थी। देखिए साइन स्क्वेयर थीटा इंटू डी थीटा, ऐसा कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको सॉल्व किया था हमने। देखिए फिर से एक बार, एक 3 या 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है ना, E0 I0 डिवाइड बाय T, 0 to T साइन स्क्वेयर ओमेगा टी को हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी टी, बराबर है ना। वाई, बिकॉज साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है ना, फॉर्मूला नहीं। तो इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। थीटा मतलब क्या होता है, देखिए थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओके तो वही फॉर्मूला है यहाँ पर। एवरेज पावर इज इक्वल टू E0 I0 डिवाइड बाय टी। ओके तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस साइन है ना यहाँ पर, तो दो सेपरेट टर्म्स हो जाएंगे इंटीग्रेशन के। तो देखिए इंटीग्रेशन, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो पहले इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 to T, ओके, 1/2 इंटू दिस डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 to T, अब ये कॉस फंक्शन cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी टी। समझ में आ गया ना स्टूडेंट। 2 यहाँ पर सेपरेट करना है डिनोमिनेटर। ओके 1/2 इंटू डी टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 इंटू डी टी। नाउ एवरेज पावर इज इक्वल टू E0 I0 डिवाइड बाय टी। ओके अब यहाँ पर 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी टी का मतलब क्या होता है, टी। ओके तो यहाँ पर 1/2 और इसका इंटीग्रेशन होगा टी, और लिमिट क्या होगी यहाँ पर 0 to T, 0 to T, तो ये स्मॉल टी होगा ना स्टूडेंट। इंटीग्रेशन डी टी है ना, इंटीग्रेशन डी टी इज इक्वल टू टी होता है ना, जैसे इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, उसी तरह से इंटीग्रेशन डी टी को हम टी लिखा है यहाँ पर, और लिमिट 0 to T माइनस। ओके तो इसको ये ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन लेते हैं हम। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, उसी तरह से यहाँ पर साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। ओके और ये फिर से ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, ओमेगा, तो वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, है ना। अगर डेरिवेटिव होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन के वक्त हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा टी, और ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ओमेगा, तो ये डिवाइड लिखते हैं हम इस तरह से, और लिमिट 0 to T। चलिए एवरेज पावर इज इक्वल टू E0 I0 डिवाइड बाय टी इन ब्रैकेट। तो अब डायरेक्ट अगर लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर t पहली वैल्यू क्या रखनी है, कैपिटल T, माइनस दूसरी बार t की वैल्यू क्या रखनी है, 0, तो t माइनस 0 मतलब t, तो यहाँ पर क्या होगा
T/2 बिकॉज ये हाफ है ना यहाँ पर, माइनस, अब यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, तो T की वैल्यू पहले रखनी कैपिटल T, मतलब हम एवरेज पावर निकाल रहे हैं ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, तो 1 कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम कितना लगता है, पीरियोडिक टाइम जितना, तो यहाँ पर इसलिए T की वैल्यू T रखनी कैपिटल T, माइनस T की वैल्यू 0 रखनी, तो -0 है, तो एक ही टर्म यहाँ पर, तो ये क्या होगा फिर sin 2 ओमेगा T डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। ओके स्टूडेंट, नाउ एवरेज पावर इज इक्वल टू यहाँ पर E0 I0 डिवाइड बाय T इनटू इन ब्रैकेट T/2, ओके, माइनस, अब साइन यहाँ पर 2 ओमेगा, अब T का फार्मूला क्या होता है, पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, ये वाला फार्मूला होता है ना, तो ये फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे 2π/ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। ओके, तो ये डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा स्टूडेंट, मतलब देखिए साइन 2 ओमेगा लिखा है यहाँ पर, और T के जगह पर 2π/ओमेगा, मतलब ये एंगल का पार्ट है ना पूरा, यस, और ये डिवाइड बाय 2 ओमेगा होगा। देखिए यहाँ पर एंगल में ओमेगा ओमेगा कैंसिल। अब नेक्स्ट स्टेप, P एवरेज इज इक्वल टू E0 I0 अपॉन T, ओके, इन ब्रैकेट T/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप में यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। देखिए साइन 2 इंटू 2π, तो क्या होगा, साइन 4π होगा, मतलब 2 रोटेशंस हो गए ना, 2π 2π, टोटल रोटेशन कितने हो गए 2, और टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 4π हो गया ना, 360 360, मतलब 2π 2π 4π। तो देखिए, या फिर सिंपल तरीके से साइन 2π की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 0 होती है। ओके, तो साइन 4π की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 6π 8π 10π 0 होगी ना, मतलब π 2π 3π 4π 5π 6π 7π सब, ओके, तो साइन की वैल्यू 0 होती, तो ये 0 हो गया सेकंड टर्म पूरा, तो ये 0 होता है स्टूडेंट। ओके, इसका मतलब E0 I0 डिवाइड बाय T इंटू ये क्या होगा T/2, बराबर है, T गेट कैंसिल, तो एवरेज पावर इज इक्वल टू E0 I0। अब देखिए ध्यान से, इस 2 को मैं यहाँ पर डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 इस तरह से लिख सकता हूँ ना, तो ये इंटू यहाँ पर लिखेंगे आप इस तरह से, करेक्ट। देखिए √2 √2 √4 का स्क्वायर रूट होता है 2, क्लियर। नाउ अब लास्ट स्टेप देखिए, एवरेज पावर इज इक्वल टू E0/√2 का मतलब क्या होता है, E0/√2 का मतलब होता है ERMS, तो यहाँ पर लिखेंगे ERMS, ओके, इंटू I0/√2 का मतलब IRMS, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर प्रूव होता है स्टूडेंट। सो एवरेज पावर इन सिंपल AC सर्किट विथ रजिस्टर, मतलब अगर हम AC सर्किट में एक ही कंपोनेंट दैट इज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पावर इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यूज ऑफ करस्पॉन्डिंग EMF एंड करंट। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये एक पॉइंट हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया है। ओके।